इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। अपराजिता सारंगी इस वक्त हमारे साथ हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, नेता हैं शिवसेना के। राजेश गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। राजीव तुली इस वक्त हमारे साथ हैं, आरएसएस समर्थक हैं। प्रदीप कौशल इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले अपराजिता सारंगी जी, ये जो रणनीति है ये 2024 के लिए देखें, एक तरफ आदिवासी समाज को साध रहे हैं, दूसरी तरफ जाट समाज को भी साधने की आपकी तैयारी है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि रणनीति बिल्कुल नहीं है, लेकिन राष्ट्र नीति जरूर है। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे विषय होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं, और मुझे लगता है राष्ट्रपति का चुनाव, सही व्यक्ति को चुनना और सही व्यक्ति को प्रार्थी बनाना, यह राष्ट्र नीति से जुड़ा हुआ है। और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना प्रार्थी बनाया। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हमेशा गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हम चाहते हैं कि हर एक वर्ग का, हर एक स्तर का व्यक्ति आगे आए। और आप देखिए, अगर हम मैडम द्रौपदी मुर्मू की जीवन गाथा को देखें, वो उड़ीसा से आती हैं, मैं भी उड़ीसा से हूँ, और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं कहूँगी कि बहुत बाधाओं, बहुत विघ्नों के बावजूद आज यहाँ पहुँच पाई हैं। रायरंगपुर से रायसीना हिल तक पहुँचने की जो यात्रा है वो किस तरह की यात्रा थी, मुझे लगता है चंद लोग जानते होंगे। और सारी बाधाओं को उन्होंने समस्या नहीं समझकर आह्वान समझा, चुनौती समझी, और आज सब के लिए, हम सब के लिए, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है आज के दिन हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहिए। अंग्रेजी में एक वाक्य है, वॉक द टॉक। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम सबके साथ खड़े हैं। और इसलिए आज देखिए, हमने एक मैं जो है वापस मेहमानों के पास चलूंगा, लेकिन इस वक्त शिवांगी ठाकुर हमारी सहयोगी रायरंगपुर से जुड़ी हुई हैं, जहां पर अलग तरह के रंग दिख रहे हैं, जिसका जिक्र अपराजिता भी कर रही थी। शिवांगी, जरा तस्वीरें दिखाइए आप। जरा तस्वीरें दिखाइए शिवांगी। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, और लगातार यहाँ पर तमाम लोग, खासकर जो ये आदिवासी लोग हैं, ये लोग नृत्य कर रहे हैं। कल से ही ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है। और सुबह सवेरे यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। आज रैली भी निकाली जाएगी, दीदी की जीत का जश्न मनाया जाएगा। इन महिलाओं के चेहरे की चमक देखिए, इनके चेहरे की खुशी देखिए। ये खुशी उनके चेहरे की, आदिवासी महिला अब राष्ट्रपति बन गई है। कल से ही ये महिलाएं थक नहीं रही हैं, रुक नहीं रही हैं, और साफ तौर पर कह रही हैं कि द्रौपदी दीदी ने हम सब का नाम ऊंचा किया है। गर्व से हम सब लोग जो हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। और कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो नृत्य ये कर रही है उसको क्या कहा जाता है। आप लोग जो ये डांस कर रहे हैं, उस डांस को क्या कहा जाता है? डांस का नाम क्या है? और ये आदिवासी लोग करते हैं। खास किस्म की साड़ी भी पहनी है, साड़ी को क्या कहते हैं? कोच समाज का साड़ी है। समाज का साड़ी है। तो अलग तरीके से यहाँ पर बजाया जा रहा है, और जश्न का माहौल है। कल से ही यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कोई भी कमी नहीं आ रही है, जरा भी कमी नहीं आ रही है इस सेलिब्रेशन में। लोगों को मौका मिला है सेलिब्रेट करने का। उनके इलाके से द्रौपदी मुर्मू आप देखिए राष्ट्रपति बनी है, और ये जो धुन आप सुन रहे हैं, कल से ही इस धुन में कोई कमी नहीं है, बल्कि जैसे तो लगातार ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं, और कल से ही ये जश्न वहां पर शुरू है। अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, ऐसी उत्सव तो होने चाहिए। एक आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पीछे जो स्ट्रेटजी है उसमें विपक्ष कहीं उलझा हुआ नजर आया? अभी भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में टीएमसी कह रही है कि हम वोट ही नहीं करेंगे।
देखिए, सबसे पहले हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनने पे बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं और उस समय जब चुनाव लड़ा जाता है तो विचारधाराओं पे लड़ा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि हर चीज को राजनीतिकरण करना। कम से कम जाति धर्म का तो राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये इतना तो समझना चाहिए, जिस जाति धर्म की वो बात करते हैं अगर उनकी बात को हम मान लें, अगर हमारे सांसद जी बैठे यहाँ पे, हम उनकी बात को मान लें कि वो आदिवासी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, आदिवासी समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, दलित समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं। अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। तो क्या आदिवासी समाज के लिए जो कमजोर है, जो जिनके पास संसाधन उतने नहीं है, तो क्या आज पार्लियामेंट के अंदर में सारंगी जी सवाल लगाएंगी, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछेंगे कि 5% जीएसटी आदिवासियों के लिए खत्म कर दिया जाए? जो उनका आटा, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ के ऊपर लगाया गया है, उन आदिवासियों के लिए जो कमजोर वर्ग के आते हैं उनके ऊपर से 5% जीएसटी खत्म कर दें, तब तो मैं मानूंगा कि बाकी उनके उत्थान की बात करते हैं, उनकी मदद की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं। अगर जीएसटी 5% उनके खाने पीने पे भी लगा दोगे, दूध दही वही तो पैदा करते हैं, वो उसी से तो रोटी खाते हैं। आप उनके मुंह से निवाला छीनना चाहते हो, फिर कहते हो मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। तो मैं तो संपूर्ण समाज की बात कर रहा हूं, आप लगा दीजिए आज। और दलित समाज की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैं दलित समाज से आता हूं, 3 महीना मुझे मंत्री बने हो गए, अभी तक मुझे विभाग नहीं मिला, विभाग मिला तो अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, और वो चिट्ठी लिखते हैं। तो आप इस तरह का दलित का सम्मान करते हैं, इस तरह का आदिवासियों को सम्मान करते हैं। अगर मैं तो कह रहा हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये सवाल लगा दीजिए और आए यहाँ पे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर बोले कि नहीं, जो यहाँ दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, कमजोर है, बहुत अभी बहुत दबा कुचला है, उनके ऊपर से हम खाने पीने की सामान से जीएसटी हटा रहे हैं। वो तो आप नहीं करते, वो तो आप बराबर तरीके से। लेकिन अनुराग भदौरिया, तो फिर आप पूछा था हर चीज का विपक्ष की एकजुटता क्या कहीं नजर आएगी? बोलिए, हर सामाजिक उत्थान की बात अलग है, राजनीतिक उत्थान क्या विपक्ष की एकजुटता कहीं नजर आएगी, ये मेरा प्रश्न था। प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हम एक ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां आगे 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2023 में, वहां पर कहां पर कितनी आबादी आदिवासियों की है। क्या प्रदीप कौशल जी, एक रणनीति यह भी है कि देखिए, पहले रामनाथ कोविंद थे जो दलित समाज से आते थे, और अब आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को विशेष रूप से इसलिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया था और वो चुनी है कि इसके पीछे एक छोटी सी रणनीति यह भी है कि आदिवासी समाज, जो कहीं कहीं लग रहा था कि बीजेपी से छिटक रहा है, एक मुश्त होकर उनके साथ आ जाए। देखिए, राजनीतिक दल पूरा जो अपना कर्म करते हैं वो चुनावी राजनीति को सामने रख के करते हैं। उसको लेकर के मुझे लगता है कि कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पार्टियां आखिरकार ऐसा कार्य करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके। अब जहां तक बात है कि चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया, तो कल तक तो चरणजीत सिंह चन्नी हमने देखा कि उनको अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री के तौर पे प्रस्तुत किया गया और खूब मार्केटिंग हुआ। अब चुनाव हार गए, तो उसके बाद कांग्रेस को चाहिए था, अगर वो इतने प्रमुख नेता थे, इतने होनहार नेता थे, तो उनको कोई प्रमुख दायित्व भी दिया जाता। लेकिन आज कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो चुनावी लाभ लेना कोई बुरी बात नहीं है। देश के अंदर मेरा ख्याल है 9% के लगभग अनुसूचित जनजातियों के मतदाता हैं, और भाजपा अगर प्रयास कर रही है उनको अपने साथ जोड़ने का, तो मुझे लगता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में क्या होता है कि कई बार सामने वाला होशियारी से अपनी एक मूव कर लेता है। सामने वाले के लिए हमेशा ये लाभकारी नहीं होता कि वो उस बात पे भिड़ जाए। आपको कभी कभी राजनीति में एक कदम आगे 2 कदम पीछे ऐसे चलना पड़ता है। अब आप देखिए कि भाजपा को किसानों के सामने एकदम उलझा दिया गया जी, और दोनों आमने सामने डटे रहे। बहुत विरोध हुआ, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से किसान भारी संख्या में आकर के धरनों पे बैठ गए। भाजपा ने जब देखा कि स्थिति उलझ गई है, तो पीछे हट करके अपने जो 3
उन्होंने कानून पास किए थे वापस लिए, ठीक है, लेकिन उस किशोर नुकसान तिवारी की इस पर भरपाई रिस्पॉन्ड करना करने चाहते के लिए हैं, शिवसेना के नेता हैं किशोर तिवारी जी। हाँ, मैं बात करूं प्रदीप जी के, आप कुछ ऐड कर? किशोर तिवारी जी। प्रदीप जी, हाँ बोलो जी। मेरा प्रश्न यही है कि अब तो इस विषय पे तो आप लोग भी समर्थन में आ गए, उपराष्ट्रपति वाले में क्या करेंगे आप? नहीं, एक बात मैं बता दूं तुमको कि पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी के चुन के आने का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि यह एक आदिवासी और महिला, ये एस्पेक्ट रख के ही हम एनडीए के बाहर रहने के बाद भी सपोर्ट किया था। देखिए, मैं अपराजिता सारंगी रहे या प्रदीप जी रहे या हमारे कोई भी रहे, मैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से आता हूं, जहां पर ज्यादातर जनजाति के लोग हैं। और मैं बताता हूं कि हमने समर्थन इसीलिए किया कि आजादी के 75 साल के बाद भी जनजाति अभी भी मेन स्ट्रीम में आई नहीं है। तो यह जो चुनाव था, यह चुनाव एक अलग संदर्भ में था। अपराजिता सारंगी ने पहले ही बताया कि ये राजनीतिक चुनाव नहीं था, ये राष्ट्रीय चुनाव था। अगर द्रौपदी मुर्मू का कैंडिडेचर एनडीए या बीजेपी पहले बता देती तो मेरे ख्याल से बहुत सारी पार्टियां खड़ी नहीं रही थी और यशवंत सिन्हा खुद भी खड़े नहीं रहते। अब ये संदर्भ बदले हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव या राष्ट्रपति चुनाव या उपराष्ट्रपति चुनाव को आप 24 से जोड़ना चाहते हैं ना, तो हर चुनाव के अपने अपने संदर्भ रहते हैं। तो 24 के चुनाव में मोदी जी का 10 साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, 23 के चुनाव में भी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। किसी भी सरकार का परफॉर्मेंस देखा जाना चाहिए, उसी के आधार पर वोट होने चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे पुराने संदर्भ खारिज हो जाते हैं, वो संदर्भ भी साथ साथ लेकर चलते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज को लोग आकलन करते हैं कि किसने किसको प्रतिनिधित्व दिया, किसने कितना काम किया, और उस काम के आधार पर निर्णय लेते हैं। राजीव तुली, बताइए। मेरे तो आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि जनजातीय समाज की एक महिला जो है वो देश की प्रथम नागरिक बनी है। मेरा सब पैनलिस्ट से निवेदन है, उनको ट्राइबल, आदिवासी अब ये कहना बंद करके देश की प्रथम महिला है, राष्ट्रपाल है, राष्ट्रपति है, उसी नाम से संबोधित करना चाहिए। और ये खीर में नींबू डालने का काम ना करें कि खीर में नींबू डाल रहे हैं कि वो कि 2024 के कारण है, 2029 के कारण है। और अगर इस स्थिति में रहेंगे तो ये 2026-27 में भी शायद यही चर्चा कर रहे होंगे कि इस बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भाजपा किसको बना रही है, एनडीए किसको बना रहा है। मुझे लगता है आज वो अवसर नहीं है। देखिए, जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में जनजातीय समाज रहता हो और 75 वर्ष तक उस समाज का कोई व्यक्ति इतने उच्च पद पर पहुंचा हो, तो उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। उसमें राजनीति देखना, उसमें 2024 का चुनाव देखना, तो वो सब तो अभी समय पड़ा है उसके लिए। ये कम से कम एक सप्ताह मेरा आपसे भी निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा ना करके कम से कम ये चर्चा करें कि इससे उस समाज का एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है। मैं जो भदौरिया जी कह रहे थे ये ठीक आप बात कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है, फिर तुलनात्मक अध्ययन ये भी करना पड़ेगा कि कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने के बाद दलित समाज का कितना उत्थान हुआ, इसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन साथ में पेश करना पड़ेगा। उस पर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के आवास पर हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। राजू। बिल्कुल राम, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा द्रौपदी जी के मुर्मू के पास। घर के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं और जो जनजाति जो कला होता है उसे यहाँ पर पेश कर रहे हैं, और ये लगातार ये सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। दूसरी बात ये बताऊं कि अभी तमाम बड़े नेताओं का आना जाना
द्रौपदी मुर्मू जी के घर पर शुरू हो चुका है। तमाम लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बधाई दी और अभी वापस गए। इसके अलावा जी कृष्ण रेड्डी वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बधाई दे रहे हैं। और जो जानकारी मिल पाई है कि तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुँचने वाले हैं। सभी सांसद यहाँ पर आने वाले, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, उनकी आने की संभावना है। लिहाजा इनके घर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सभी को सुरक्षा से होकर गुजरकर उनके घर तक पहुँचना पड़ता है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर हलचल देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं और ठीक वो तस्वीरें लगातार आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो कलाकार हैं यहाँ पर, जो जनजाति समाज से आते हैं, वैसे कलाकार जो अलग अलग राज्यों से, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, तमाम राज्यों के यहाँ पर कलाकार मौजूद हैं जो अपने कला का प्रदर्शन इस मंच से कर रहे हैं। और तो तमाम नेता कई तरह की हैं पहुँचने का और सिलसिला शुरू। जनजातियों में कई तरह के कलाकार हैं, वो एक एक करके टोलियां मंच पे जा रही हैं, ये हम भी देख रहे हैं। राजेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। राजेश गुप्ता जी, एक संयुक्त विपक्ष की तस्वीर कई बार पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रश्न इस बात को लेकर है कि क्या वो विपक्ष संयुक्त ताकत के साथ खड़ा होगा। लोग कह रहे हैं कि जाति नहीं देखी जानी चाहिए, लेकिन बहुत से विधायक हैं जिन्होंने, बहुत से सांसद भी ऐसे हैं जिन्होंने जाति देखकर ही क्रॉस वोटिंग की है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि अब द्रौपदी जी हमारी महामहिम बन गई हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से और ऐसी कामना करता हूं कि वो बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगी, देश को और आगे लेके जाएंगी। मैं साथ में ये कामना भी करता हूं कि हमारी महामहिम भी इस बात को जरूर ध्यान दें कि किसने उनको वोट दिया, किसने नहीं दिया, ये बात अब खत्म हो जाती है। और जो आज की भाजपा की गंदी एक दूसरे से दुश्मनी की जो राजनीति चल रही है, वो उसको दरकिनार करेंगी और देश हित में जो फैसले लेंगे उसको रबर स्टैंप ना बनते हुए अपने विवेक से वो काम करेंगी। बहुत अच्छा चुनाव हुआ और जो चुन के आए, मैं उनको, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बधाई देता हूं। ये चुनाव अब हो चुका है। मुझे लगता है कि इसको 2024 के रेफरेंडम में जो लोग देखना चाहते हैं, 2024 में जब चुनाव होगा तब ये देखा जाएगा कि सेंटर ने पिछले 10 साल में काम क्या किया और विपक्ष क्या अपने मुद्दे लेके आता है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, तो आपने देखा कि लगातार दिल्ली मॉडल को किस तरीके से पसंद किया जा रहा है। पंजाब में हमने लगभग एक तरफा सरकार बनाई, दिल्ली में हम लगातार 3 बार से सरकार में है, गोवा में हम चुनाव लड़ते हैं, जहां हम पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो हमारी 2 सीटें आती हैं। पार्षदों के चुनाव में हमने हरियाणा के अंदर भी शुरुआत कर दी है, हमने मध्य प्रदेश में अभी मेयर जीत के आए हैं। तो अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने बहुत तेजी से, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा सवाल ये कहना है कि 2024 में कि कोई एक संयुक्त लीडर बना ले, कोई एक ऐसी कोई व्यवस्था बना लें कि लगे क्या केंद्र को भी, लगे बीजेपी को भी, एनडीए को भी, कि उनके सामने एक कोई संयुक्त विपक्ष खड़ा है जो मजबूती से उनका विरोध कर रहा है। या फिर अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी जगहों पर सिंगरौली में हराकर आप बताएंगे कि हमने एक बड़ा काम किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें विपक्ष के साथी बैठेंगे और सोचेंगे कि उन्हें इस पर क्या चर्चा करनी चाहिए, कैसे विपक्ष बनना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं करती, हमें जनता की राजनीति करनी है। हर स्टेट के हिसाब से देखेंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनता का जिसमें फायदा होगा हम उस हिसाब से लोगों के साथ जुड़ेंगे, उससे पार्टियों के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे विचार बिल्कुल अलग है। हमारे आगे ना पार्टी को जिताना नहीं है, हमारे आगे ये है कि देश कैसे आगे बढ़े। देश आगे बढ़ेगा, जो हमारा साथ देंगे हम उन्हें अपने साथ में लेंगे। बहुत ही दिलचस्प बात है। कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है, कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जिसकी थ्योरी ये ना हो कि उनका मकसद ये है कि प्रदेश आगे बढ़े और देश आगे बढ़े और जिला आगे बढ़े और उनका कस्बा आगे बढ़े। हर राजनीतिक दल जो भी राजनीति करता है इसी लाइन पर करता है। लेकिन अपराजिता सारंगी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, इसको राष्ट्रनीति के तौर पर देखिए, राजनीति के तौर पर मत देखिए, लेकिन फिर भी एक जो कोशिश आपकी एक तरह से रहती है, सिंबल की राजनीति का आप लोग कहते थे कि हम पहले विरोध करते हैं, लेकिन उसी राजनीति पर क्या टोकनिज्म पर जा रहे हैं आप लोग भी? देखिए, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चलने की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि राजनीति की परिभाषा और राजनीतिज्ञ की परिभाषा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवर्तित कर दिया है। हम सेवा की राजनीति कर रहे हैं। बार बार हमारे संगठन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से कहा जाता है सेवा ही संगठन। तो हमने अपने सारे कार्यों को सेवा आधारित कर दिया है। यही है हमारी राजनीति, लोक नीति और लोक सेवा ही है हमारी राजनीति। और मुझे लगता है कि ये जो विचारधारा है इसको भरपूर समर्थन जनता दे रही है और प्रधानमंत्री जी पर सबका आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू ने विजय हासिल की, ये जो इतना उत्सव है ये सिर्फ उनकी जीत का उत्सव नहीं है, यह उत्सव विचारधारा की जीत का भी है। विचारधारा है विचारधारा की जीत का आप उत्सव बता रहे हैं, लेकिन ये जो विश्लेषण है आप पार्टी लाइन के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए, वो आदिवासी समुदाय कहां पर कितना है और आगे अभी 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, ये बड़े राज्य हैं। छोटे राज्यों में मेघालय है, नागालैंड है, जहां पर आदिवासी आबादी बहुत है और वहां से विपक्ष को ये कहिए कि एक तरह से साफ हुआ है, विपक्ष को, यशवंत सिन्हा को वहां से वोट नहीं मिले हैं और इसी बात के आधार पर वोट डाले गए हैं कि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू चूंकि चुनावी मैदान में है और इसलिए वोट उनको ज्यादा मिले हैं। अब मेरा सवाल प्रदीप कौशल जी आपसे यह है कि ठीक है, सब लोग इस बात को नकारते हैं कि नहीं होना चाहिए जाति आधारित विश्लेषण, ना देखना चाहिए उसको उस नजरिए से, लेकिन ये क्या सच्चाई इस बात से इनकार कर देंगे? क्या विपक्षी दल जब ये आवाज उठाते हैं कि आदिवासियों की बात और दलितों की बात नहीं मानी जाती है, उनका अधिकार छीना जा रहा है, क्या इस बात को बीजेपी बार बार फोकस करके बताने की कोशिश कर रही है कि हम उनके साथ हैं? राममोहन जी 10 सेकंड का जवाब दे दूं मैं? 10 सेकंड का जवाब दे दूं? अनुराग जी बस प्रदीप कौशल जी की बात तुरंत आपको दे रहे हैं, आप पूरा 30 सेकंड लीजिए। प्रदीप जी। जी देखिए, इस तरीके की बात की हम केवल जनसेवा करने के लिए हैं, यह सुनने में भी अच्छी लगती है, बोलने में भी अच्छी लगती है और ऐसा बोलना चाहिए भी। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सत्ता की राजनीति है और उसमें चुनावी लाभ जो है उसको सामने रख करके पार्टियां हर तरह के उपक्रम करती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वो कुछ भी उससे उसका अपवाद नहीं है। मैं जो बात पहले कह रहा था उसको इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूं कि जैसे किसान आंदोलन से भाजपा को जो क्षति दिखाई दी अपने सामाजिक आधार के अंदर, तो उन्होंने उसकी भरपाई के लिए किसान पुत्र कह करके जगदीप धनखड़ जी का नाम उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए आगे किया। ठीक है, यानी कहीं खामी है, कहीं नुकसान होगा तो उसकी भरपाई के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अनुराग जी बोलिए। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, तो यही तो जनता इतने दिनों से खोज रही है आपके 8 साल की सरकार में कि सबका साथ सबका विकास कहाँ है। मैंने आपसे तो एक ही शब्द पूछा था कि इसके पहले जो राष्ट्रपति जी थे वो दलित समाज से आते थे और दलित समाज के साथ क्या अन्याय हुआ हाथरस की बेटी के साथ, तो आपको ही पता है कि रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया बिना उसके माँ बाप के परमिशन के, पेट्रोल डाल के। तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोला, वो भी समाज से आते थे। एक दलित समाज के मंत्री हैं जो अभी रोज चिट्ठी खट्टिक साहब लिख रहे हैं कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। और सबका साथ सबका विकास में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आदिवासी समाज के लिए जीएसटी हटा दीजिए 5%, उनका विकास तो हो जाए कम से कम। चलिए अनुराग भदौरिया, बाकी सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे पास समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।